स्टार्ट करिए। नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का टेकपुर बाई जामपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी साथी सेशन से जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और आज की क्लास एक अच्छा सेशन चल रहा था। अब तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं एक नए सीरीज से, जिसमें से सेफ्टी प्रिकॉशन का हमने 25 टॉप 25 क्वेश्चन करवाया। फिर उसके बाद साथियों हमने 25 क्वेश्चन आपका अर्थिंग से करवाया। और अर्थिंग का तो आज होने जा रहा है ना, आज अर्थिंग का हम करवाने जा रहे हैं। और इसके पहले जो 25 क्वेश्चन थे वो टूल्स के थे। फिर टूल्स के बाद साथियों हम लोग पढ़ने जा रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा हमने। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर जब समाप्त हुआ उसका 25 क्वेश्चन, तो हमने कुछ अलग ही यानी कि क्या नाम है अर्थिंग के क्वेश्चन को हमने लाया, ताकि आपको कुछ 25 क्वेश्चन उसके अर्थिंग की भी करवा दिए जाए। तो फिर इसके बाद हम साथियों अर्थिंग के पढ़ने के बाद कुछ बच्चों के कहने का मतलब ये था सर कि अगर आप थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ा देते, तो ये एक अलग वेब सीरीज चल रही है और बाद में हम इसको फिर से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मत सोचिएगा कि नहीं ये बस ऐसे ही खत्म हो गया, नहीं, कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको फोकस करना जरूरी था कि देख लो कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जितना हो सके आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए, प्रश्न पसंद आए, यानी कि जो भी सेशन पसंद आए, तो एक बार आप क्या करिए, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह साथी दोस्त मित्र भाई हैं उनको शेयर कर दीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस प्लस एसएससी जीडी प्लस कांस्टेबल की है ना क्या है, एक मिशन वर्दी कॉम्बो बैच चल रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं और साथ ही साथ में क्लास के पीडीएफ भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं और प्रैक्टिस क्विज, करंट अफेयर, मैगजीन, बहुत कुछ मिल रहा है आपको साथियों ना। तो आप इससे भी इसे लेना, इसे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि आपको अगर वर्दी की चाहत है, यानी वर्दी की आपको कहते हैं ना भूख है, जुनून है या पागलपन है, तो इस बैच से जरूर जुड़िए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए उसके बाद साथियों आगे हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें है इसके बेनिफिट्स दिखाया गया साथियों कि इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ मिशन ऑफ वर्दी कॉम्बो बैच, तो जिसमें 01 यानी कि 1200 प्लस लाइव आवर्स की क्लासेस हैं, 1200 प्लस लाइव आवर्स की क्या है क्लासेस हैं, और साथ ही साथ में साथियों 30 मार्क टेस्ट है ना। फिर उसके अलावा 30 प्रीवियस ईयर के पेपर इन क्विज फॉर्मेट भी है साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 3। साथ ही साथ में 50 PYQ पीडीएफ विद सॉल्यूशंस भी है ना। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस क्विज भी है, क्या है प्रैक्टिस क्विज भी है। साथ में 30 प्लस टीचर, यानी कि आपको 30 से अधिक महारथी यानी टीचर आपको इस कॉम्बो बैच में आपको एक बेहतरीन सेशन देंगे। और आपको एक बेहतरीन कहने का मतलब आपको एक वर्दी पहनाकर ही मान लेंगे कि भाई आप वर्दी पहन ही लो। साथ ही साथ में इसको साथ 1200 पीडीएफ हैं, डाउट सेशन भी हैं, 2500 प्लस करंट अफेयर भी हैं, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स एंड मैगजीन भी है, लाइव फाउंडेशन क्लासेस भी है साथियों। मैं आपको और बता दूं साथियों कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है 4 से 5 मंथ है। कितने हैं? 4 से 5 मंथ है, केवल 4 से 5 महीने हैं, है ना। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है और स्क्रीन पे पहला सवाल ये है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की भूमि में स्थिति होनी चाहिए। यानी कि आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की भूमि में, यानी जो अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है वह भूमि में उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसे कैसा लगाना चाहिए। क्षैतिज लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 45% झुकाव पर नहीं, हम कोई उसको रात को अभी नहीं काट रहे, चट्टान वगैरह पर लगा नहीं रहे हैं, इसकी अभी नहीं आएगी, ठीक है। फिर ऊर्ध्वाधर 45 डिग्री से निम्न पर, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, यानी वर्टिकल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का सी इज राइट हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा?
सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सी इज राइट। क्वेश्चन पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, मैं देख सकता हूं स्क्रीन पर, है ना। तो पहले का सी हो जाएगा, क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अर्थिंग हेतु उपयुक्त भूमि क्या है, यानी कि अर्थिंग के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? रेतीली होती है, या चट्टानी होती है, रेतीली और नमी युक्त दोनों होती है, या फिर दलदली होती है? जरा बताइए हमको कि भाई कौन सी मिट्टी होती है। तो बता दो साथियों कि जो अर्थिंग हेतु जो उपयुक्त भूमि होती है वह रेतीली व नमी युक्त दोनों होती है। रेतीली व नमी युक्त दोनों होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरे का सी हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्या जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अर्थिंग प्रतिरोध को कम कैसे किया जा सकता है ना। अर्थिंग का प्रतिरोध है, यानी उसके रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो अर्थिंग के प्रतिरोध को कम करने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल को कम करते हैं, प्लेटों की भूमि में कम गहराई में स्थापित करते हैं, पानी डाल करके 2 इलेक्ट्रोड की श्रेणी में जोड़कर। तो देखो भाई, अगर इसके रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप अक्सर देखे भी होंगे, आप गांव घर में भी क्या करते हैं कि ले जाओ भाई 1 बाल्टी पानी फेंको, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी लग रहा है वोल्टेज बहुत कम मिल रहा है, तो हम उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालकर हम प्रयोग करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा हूं, यानी जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, वह आंसर आएगा 3rd नंबर का, पानी डालकर। क्या डालकर, पानी डालकर। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चों का आंसर सही भी आना चाहिए। और ये आंसर क्या है देखिएगा, अर्थिंग इलेक्ट्रोड का मानक प्रतिरोध क्या होता है। अर्थिंग जो इलेक्ट्रोड का मानक प्रतिरोध क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड प्रतिरोध क्या होता है, जरा बताइए। कई बच्चों का कमेंट इस पे गलत भी आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि यहाँ पे कई बच्चों का आंसर क्या होगा, गलत ही आएगा। देखते हैं, बताइए क्या क्या होता है सही, है ना। चलिए बताइए, बताइए भाई, बताइए जी, इसका क्या होगा। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का मानक प्रतिरोध जो होता है वह होता है आपका 5 ओम होता है। क्या होता है, 5 ओम होता है। इसको जरा आप खूब अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 5/4 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी बता रहा हूं, सिखा क्या रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एग्जामपुर क्या है प्री बुकिंग का फायदा, यानी इस प्री बुकिंग से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट परचेज के टाइम पर है, बिल्कुल है। साथ ही साथ में 15 मार्क टेस्ट भी हैं, बिल्कुल सही है। 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, बिल्कुल सही है। क्लास एंड पीडीएफ भी हैं, बिल्कुल सही है। क्लास एंड क्विज भी हैं, बिल्कुल सही है। और क्या क्या इसमें मिलेगा, करंट अफेयर का मैगजीन मिलेगा, यानी आपको करंट पढ़ने को भी मिलेगा। क्या और क्या मिलेगा इसमें, 30 प्रीवियस ईयर के पेपर और क्विज के फॉर्मेट मिलेंगे। 50 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर पीडीएफ भी मिलेंगे। तो साथियों, इसके फायदे क्या क्या हैं प्री बुकिंग के, तो आप देख सकते हैं और आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। इसमें और क्या क्या बन सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में पहला वाला ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा प्री बुकिंग के लिए सभी गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऐप को क्या करिए, अपडेट जरूर कर लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ में साथियों, प्री बुकिंग के लिए किसी भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। और क्या है, प्री बुकिंग करने के बाद एक बार अपने एग्जामपुर ऐप को क्या करें, बंद करें और दोबारा ओपन करें। उसके बाद माई कोर्स में जाकर अपने डेमो कोर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड आपको प्री बुकिंग करने के बाद कूपन कोड वाली जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे देख लीजिएगा। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घरेलू अर्थिंग प्रतिरोध किस श्रेणी के अधीन
है ना। घरेलू घरेलू अर्थिंग प्रतिरोध किस श्रेणी के अधीन है ना। लो है, मध्यम है, उच्च है या अति उच्च है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। तो साथ ही मैं बता दूं, जो घरेलू अर्थिंग होती है इसका अर्थिंग का प्रतिरोध का मान 1 ओम या उससे कम होता है। तो यह किस में आता है, लो वाले में ही आता है। तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए लो ही कहेंगे कि भाई निम्न यानी लो वाले मान में ही होगा। इसका क्या होगा, लो वाले मान में ही होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े शक्ति स्टेशनों में, यानी कि जहां पर बड़ा शक्ति स्टेशन हो, बड़ा पावर स्टेशन हो, में अर्थिंग प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। तो बता दूं आपको साथियों, एक स्मॉल होता है, यानी स्मॉल सब स्टेशन में 2.0, ठीक है। और उसके बाद एक होता है मेजर यानी मध्यम, है ना, यानी मेजर, ठीक है। मेजर वाले में आपका 1.0 होता है। कितना होता है, 1.0 होता है। लेकिन पूछा क्या है कि बड़े शक्ति, तो बड़े शक्ति स्टेशनों में जो अर्थिंग का प्रतिरोध होता है वह 0.5 होता है। क्या होता है, 0.5 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6वें का क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े शक्ति स्टेशनों में अर्थिंग का प्रतिरोध 6वें का ए हो जाएगा। 7वें नंबर पे आइए, अर्थिंग हेतु किस धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग सबसे उपयुक्त है। यानी कि अर्थिंग का आप यूज करना चाहते हैं, यानी अर्थिंग हेतु किस धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो होता है वह होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। यानी कि ऑप्शन 7 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कितनी दूरी पर, यानी कि आप जो अर्थिंग घर पे लगाते हो अपने भवन से, कितनी दूरी पर इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए। तो साथियों मैं बता दूं कि लगभग आपको 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी 1.5 मीटर की दूरी पर आपको क्या करनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस लगानी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए। तो वह 1.5 मीटर की दूरी पर लगानी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 9वां नंबर पे आइए। अर्थिंग का सामान्य उद्देश्य क्या है। यानी अर्थिंग का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, कि भाई अर्थिंग क्यों लगाते हो। तो अर्थिंग में सबसे सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रीशियन है या जो भी ऑपरेटर होते हैं उन भाई साहब को अर्थिंग न लगे, है ना, अर्थ न लगे, यानी उनको बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि भाई अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अर्थिंग का प्रयोग नहीं करोगे तो उनको क्या लग सकता है, शॉक लग सकती है, उनको झटका लग सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम साथियों क्या करते हैं, हम अर्थिंग का समान उद्देश्य करते हैं, है ना। वो सर्किट क्या करता है कि अगर आप अर्थिंग नहीं लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई उपकरण है, मोटर वगैरह है, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर जैसे ही आप पकड़ेंगे तो आपके अंदर धारा प्रवाहित होगी और एक लीकेज धारा यानी धरती की तरफ जाएगी और वो अपने सर्किट को पूरा करेगा और आपको क्या करेगा, पूरा तरह से गिनगिना देगा। यानी इस तरह से आप ऐसे ऐसे करने लगेंगे, है ना करने लगेंगे, नहीं करने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, अर्थिंग का समान उद्देश्य क्या हो जाएगा, मानव को विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करना। सबसे जबरदस्त और सबसे पहला काम यही होता है कि अर्थिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और इसका आंसर जरा बताइए, है ना। और निम्न में से किस भूमि का अर्थिंग प्रतिरोध अधिकतम होगा। पूछ रहा है कि किसमें अधिकतम प्रतिरोध होगा, है ना। यानी कहने का मतलब इसका है, इस एग्जामिनर साहब के कहने का मतलब ये है
कि जो प्रतिरोध का मान है ना, यानी अर्थिंग का प्रतिरोध का मान किस में अधिक होगा? रेतीली में होगा, नमी युक्त तिल्ली में होगा, या चट्टानी में होगा, या फिर चिकनी मिट्टी में होगा? किस में होगा जरा बताइए, है ना? बताइए भाई साहब किस में होगा, ऐसे बताइए जरा, देखते हैं किस में है कितना दम, है ना? बताओ भाई। तो देखिए भाई, जो भूमि की जो अर्थिंग का प्रतिरोध अधिकतम जो होगा वो सबसे अधिक, यानी जहां कठोर होगा, यानी चट्टानी, किस में होगा? चट्टानी में होगा, यानी 10वें का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वें का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वें का सी हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर इज राइट हो जाएगा, है ना? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर है, अर्थिंग प्रतिरोध कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? अर्थिंग प्रतिरोध कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, प्लेटों को समानांतर क्रम में जोड़कर, प्लेटों को क्षेत्रफल बढ़ाकर, या समय समय पर पानी डालकर? फिर आ गया, है ना? तो एक फनल बना होता है, आप देखे होंगे सब स्टेशनों वगैरह पे कि आपका जो अर्थिंग होती है वहां पर एक फनल बनाया जाता है। उस फनल में हम क्या करते हैं? पानी को डालते हैं ताकि उसके रेजिस्टेंस का मान क्या हो? कम से कम हो। तो साथियों इसमें हम क्या करेंगे कि अर्थिंग के प्रतिरोध को कम करने के लिए हम समय समय पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी डालकर हम उसके रेजिस्टेंस के मान को क्या करते हैं? कम करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? डी होगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के साइड। 12 के साइड बढ़ेंगे कि भाई 12 वाले क्या हाल चाल है आपके। IER 61 के अनुसार न्यूनतम किस बोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाती है? यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61 के अनुसार न्यूनतम किस बोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाती है? यानी कि कितने वोल्टेज पर आप अर्थिंग लगा सकते हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अर्थिंग लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया अनुशंसा जो दी जाती है वह दी जाती है 125 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर? 125 वोल्ट पर। अगर डबल अर्थिंग की बात करता है आपसे एग्जामिनर, तब कौन सा होता है? 650 वोल्ट। क्या जाता है? 650 वोल्ट हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा, यानी 125 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि IER 61 के अनुसार न्यूनतम किस वोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाएगी? वह 125 वोल्ट पे दी जाएगी। और डबल की अगर बात करता है तो 650 वोल्ट। डबल की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा? 650 यानी 650 वोल्ट पर। कितने पे? 650 वोल्ट पर। तो 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। भू विभव माना जाता है, यानी कि द ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ कॉन्सिडर्ड टू बी, है ना? यानी कि भू विभव कहां तक माना जाता है? तो भू विभव का जो मान होता है, यानी कि जो ग्राउंड पोटेंशियल का जो मान होता है, आप सबको पता है कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 वोल्टेज माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 वोल्टेज माना जाता है। तो जो भू विभव का मान होता है वह क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो भू विभव का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य माना जाता है, यानी 0 माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू अनुप्रयोगों के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान क्या है ना। अच्छा सवाल है, आप बताइएगा कि घरेलू अनुप्रयोगों के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान क्या है। तो घरेलू अनुप्रयोगों के लिए जो भू संपर्कन प्रतिरोध का मान जो होता है वह लगभग 1 ओम तक माना जाता है। कितना माना जाता है, 1 ओम का माना जाता है। तो सीधा जवाब है इसका, है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, घरेलू अनुप्रयोगों के लिए भू संपर्क प्रतिरोध का स्वीकार्य मान क्या होता है, 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। जिस चालक के किसी उपस्कर या अनुप्रयोगों के धातु पिंड को भू संपर्कित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, है ना। जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिस चालक के किसी उपस्कर या अनुप्रयोग के धातु पिंड के भू संपर्कित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। न्यूट्रल संयोजक चालक, भू वियोजक चालक, भू संयोजक चालक, न्यूट्रल वियोजक चालक। अच्छा सवाल है, आराम से बताइए, कोई वो जबरदस्ती नहीं है, आराम से सवाल का आंसर दीजिएगा। कह रहा कि जिस चालक के किसी उपस्कर या अनुप्रयोगों के धातु पिंड को भू संपर्कित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब जहां पर हम चालक को भू संपर्क से, यानी कि जो कह सकते हैं कि अर्थिंग, यानी कि जमीन के अंदर जो हम संपर्क करके जोड़ लगाते हैं, जोड़ते हैं, संपर्कित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रल संयोजक चालक, ऑप्शन बी है भू वियोजक चालक, ऑप्शन सी है भू संयोजक चालक और ऑप्शन डी है न्यूट्रल वियोजक चालक। तो अच्छा सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो 15 का जो आंसर आएगा साथियों वह होगा आपका भू संयोजक चालक। क्या होगा, भू संयोजक चालक होगा, यानी इसको हम बोलते हैं अर्थ कनेक्टर, है ना, अर्थ कनेक्टर ड्राइवर, यानी कि 15 का सी हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत सर्किट में संयोजित आर्थिक बिंदु ... के लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध करता है ना। अच्छा सवाल है, यानी कि विद्युत सर्किट में संयोजित आर्थिक बिंदु ... के लिए सरलतम मार्ग कौन उपलब्ध कराता है। तो सरलतम मार्ग जो उपलब्ध कराता है वह लीकेज इलेक्ट्रिसिटी कराता है। कौन सा, रिसाव बिजली करवाता है। तो रिसाव बिजली में कुछ चीजों को आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी जो रेटिंग लेते हैं वो मिली एम्पियर में लेते हैं, यानी इसकी जो रेटिंग किस में लेते हैं, मिली एम्पियर रेटिंग में लेते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एक को बोलते हैं रेजुलेटिंग करंट सर्किट ब्रेकर, यानी RCCB। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या फिर रेजुलेटिंग करंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसमें भी साथियों आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो आते हैं, यानी कि ये किस पे कार्य करता है, दोनों डिवाइस RCD पे, है ना। दोनों डिवाइस जो होती हैं, यानी रेजुलेटिंग करंट डिवाइस पे, है ना, दोनों जो डिवाइस होती हैं वह RCD पर कार्य करती हैं। किस पे, रेजुलेटिंग करंट डिवाइस पे कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत सर्किट में जो संयोजित आर्थिक बिंदु होता है डॉट का सरलतम मार्ग जो उपलब्ध करता है वह हमारा क्या होता है, रिसाव बिजली होता है, यानी लीकेज इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम 16 नंबर का डी की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, 16 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। दोनों डिवाइस किस पे हो जाएगा, RCD पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं।
अर्थ इलेक्ट्रोड डॉट डॉट डॉट, है ना। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है ना, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में हम हो सकता है, क्या हो सकता है, जरा हमको बताइए। तो अर्थ इलेक्ट्रोड में जो होता है वह किसका होता है, प्लेट का होगा, पाइप का होगा, रॉड होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका आसान सा सवाल है। और एक चीज बता दूं आपको कि इस रॉड को हम फायर अर्थिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर अर्थिंग भी बोलते हैं, फायर अर्थिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर अर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फायर अर्थिंग भी बोला जाता है। कुछ दिक्कतें थी, सही हो गई। आइए, तो क्या बताया हमने, फायर अर्थिंग, 17 का क्या हो जाएगा, फायर अर्थिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्या होगा, अर्थ वायर का माप, यानी अर्थ वायर का जो माप होता है इस आधार पर निर्धारित करते हैं, किस आधार पर निर्धारित करते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। अर्थ वायर का जो माप होता है वह सप्लाई की आवृत्ति पर, सर्विस लाइन के विभव पर, लाइन की धारा वहन क्षमता पर, वातावरणीय चालक पर, है ना, किस पर करते हैं। तो अर्थ वायर का जो माप है वह हम किस पे लेते हैं, है ना। तो साथियों बताइए जरा सा इसका आंसर। अच्छा सवाल है, एग्जामिनर आपसे बढ़िया सवाल पूछा है कि भाई जो अर्थ वायर का माप होता है हम किस पे लेते हैं। तो अर्थ वायर का जो माप होता है उसको हम लेते हैं साथियों लाइन की धारा वहन क्षमता पर, यानी कि ऑप्शन सी, है ना, लाइन की धारा वहन क्षमता पर लेते हैं। किस पे लेते हैं, लाइन की धारा वहन क्षमता पे लेते हैं, यानी 18 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा। तो जो साथी 18 का सी बता रहे हैं उन सभी साथियों का आंसर क्या है, सही है ना, 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 के तरफ बढ़ते हैं। नमक तथा चारकोल के मिश्रण को इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इलेक्ट्रोड के चारों ओर अगर नमक और चारकोल को भरा जाता है तो इसका उद्देश्य ये होता है कि अर्थिंग कम करने के लिए करते हैं, है ना। और ऑप्शन बी है धारा में बाधा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी है कि अर्थिंग को प्रभावी करने के लिए, ऑप्शन डी है धारा के अधिक प्रभाव के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का, जरा हमको बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जरा हमको दीजिए कि क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का हमको आंसर दीजिए क्या होगा। तो नमक तथा चारकोल के मिश्रण के इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा जाता है, इसका उद्देश्य है। तो साथियों इसका उद्देश्य होता है कि अर्थिंग को कम करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि अर्थिंग को प्रभावी करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं इफेक्ट को कम करने, है ना, ताकि वह कम काम कर सके, है ना। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ताकि वह काम कर सके, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 का सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं और आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में साथियों जो आपका आंसर आएगा क्या कि आईई नियमों के अनुसार भूमि में दबाई गई पाइप, है ना, पानी पाइप या किसी अन्य कंडक्टर को क्या कहा जाता है। तो साथियों आईई नियमों के अनुसार भूमि में दबाई पाइप, पानी या पाइप या किसी अन्य कंडक्टर को क्या कहा जाता है।
तो इसको साथियों हम कहते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड या अर्थ वस्तु या फिर अर्थ लीड या फिर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा सवाल है, बताइए जरा। तो जब भाई आपको पता है कि हम भूमि में जो दबाते हैं यानी इसको दबाते हैं, तो ये कौन सा होता है, यानी कि जो हमारा यानी एकदम आसमानी कलर का है, दिखा रहा ऐसे है होगा, ये नहीं है, ऐसे है, इस कलर में, इसमें हरा में। इन अनुसार भूमि में दबाई गई पानी पाइप या किसी अन्य कंडक्टर को कहा जाता है ना। तो भाई इसको कहते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अर्थिंग की एक सामान्य विधि क्या है? यानी निम्न में से अर्थिंग की एक सामान्य विधि क्या है? विभव ड्रॉप विधि, पानी की पाइप द्वारा अर्थिंग, अर्थ प्रतिरोध या फिर अर्थ सप्लाई, है ना? क्या होगा बताइए। बताइए जरा। तो अर्थिंग की एक समान विधि पूछ रहा है आपसे, तो सबसे समान विधि क्या होती है? तो 21 का जो क्वेश्चन सही होगा वो होगा पानी की पाइप द्वारा अर्थिंग करना। आप अक्सर देखे भी होंगे, है ना। तो सबसे समान अगर आपसे अर्थिंग की बात करता है तो 21 का बी होगा। क्या होगा? 21 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। 22 में क्या होगा? भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डाट को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना या फिर उसका रख रखाव करना चाहिए, है ना। ये आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डाट को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना और उसका रख रखाव क्या कहलाता है। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि इसका जो राइट आंसर आएगा, जो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर आएगा वह होगा आपका ग्राउंडेड टर्मिनल। क्या होगा? ग्राउंडेड टर्मिनल होगा, यानी हम कह सकते हैं भू संपर्कित टर्मिनल। तो भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डाट को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना व उसका रख रखाव करना चाहिए, वह होगा भू संपर्कित टर्मिनल। क्या होगा? भू संपर्कित टर्मिनल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, है ना। क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते साथी। अर्थिंग उपकरणों का उपयोग यानी डॉट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसके लिए नहीं करना चाहिए? तो जो अर्थिंग उपकरणों का जो उपयोग है उसका हम प्रयोग किसके लिए नहीं करते हैं? लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए, ब्रेक डाउन करंट के लिए, लीकेज धारा के लिए, सर्ज वोल्टता के लिए। अच्छा सवाल है, आराम से आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो अर्थिंग उपकरणों का जो उपयोग होता है साथियों, हम किसमें नहीं करते हैं? तो अर्थिंग उपकरणों का उपयोग, यहां जाना था नीचे ग्राउंड, अभी हम जाएंगे, मिलेगा कैसे? अच्छा ठीक बैठी। अर्थिंग उपकरणों का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, बताइए। तो लाइटनिंग स्ट्रोक या ब्रेक डाउन करंट या लीकेज धारा या सर्ज वोल्टता, बताइए क्या होगा। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा वह आंसर यही होगा, जो 23 का वह होगा आपका ब्रेक डाउन करंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं। यानी अर्थिंग उपकरणों का जो उपयोग के लिए नहीं किया जाता है वह ब्रेक डाउन। बाकी आप लाइटिंग स्ट्रोक कर सकते हो, लीकेज धारा कर सकते हो, सर्ज वोल्टता भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन करंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है एग्जामिनर, आप ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि लाइन में दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है। किस चीज को अस्थायी रूप से रख दिया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता दूं आपको, कुछ चीजें आपको बता दूं, क्या नाम है, हाँ, अर्थ प्लेट, अर्थ लाइन, लिंक, अर्थ वस्तु या अर्थ पाइप। तो 24 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि अर्थ वस्तु। क्या हो जाएगा? अर्थ वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ वस्तु हो जाएगा। यानी कि लाइन में दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है, तो उसे रख दिया जाता है वह है आपका 24 का सी, अर्थ वस्तु। क्या हो जाएगा? अर्थ वस्तु हो जाएगा। यानी कि मीनिंग ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, यानी अर्थ वस्तु हो जाएगा, यानी मीनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आपके स्क्रीन पर है, भू संयोजन के निम्न में से किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? यानी किसमें कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है, किस वाले में आवश्यकता पड़ती है? तो भू संयोजन के किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता पड़ती है? तो जो कास्ट आयरन की जो आवश्यकता पड़ती है वह होती है आपकी पाइप अर्थिंग। यानी कि पाइप अर्थिंग में साथियों हम इसका यूज करते हैं, है ना, किसका? भू संयोजन के कास्ट आयरन पाइप में की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ चीजों को मैं आपको नोट करवा देता हूं, इसको आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक होता है डीसी में लीकेज, एक होता है एसी में लीकेज, है ना। तो एसी में जो लीकेज होता है वह आईई रूल, यानी आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होती है, कौन सी? 49, है ना। आई इलेक्ट्रिसिटी इंडियन रूल जो होता है यानी 49 के अनुसार जो लीकेज करंट किसमें, जो लीकेज करंट का मान होता है, यानी जो लीकेज करंट का जो मान होता है, लीकेज करंट 49 किसमें? अरे लीकेज करंट का जो मान होता है किसके? एसी की बात, अल्टरनेटिंग करंट, किसकी बात? एसी की बात। तो जो लीकेज करंट का मान जो होता है, जो एसी का मान होता है वह होता है आपका 1/5000 एसी, 1/5000। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एसी में पूछता है एग्जामिनर कि यह लीकेज करंट का मान जो मान होता है एसी में वह 1/5000 होता है ना। अगर इसके बाद भी अगर कंज्यूमर अगर आप 48 घंटे के अंदर वो कंप्लेन करे और अगर 48 घंटे में जो बिजली सप्लाई दे रहा है तो अगर सही इसको नहीं करता है, यानी कि अगर उसको सही नहीं करता, तो हमारा कंज्यूमर यानी आप खुद जाकर इसको कंप्लेन कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई देखो कि यह आपकी सप्लाई ज्यादा लीकेज हो रही है, यानी 48 घंटे के बाद उनको स्वयं काटना पड़ेगा और इसको सही करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बता देता हूं साथियों, एक होता है डीसी। तो जो डीसी होती है, यानी जो डीसी की बात अगर पूछेगा आपसे, ये लीकेज करंट की बात हो रही है, ठीक है। जो डीसी होती है वो डीसी का जो होता है, यह इसका जो रूल होता है 61A, है ना। 61A में जो मान आता है, 61A में जो लीकेज करंट का मान आता है, यानी जो ये लीकेज करंट का मान जो होता है, लीकेज करंट का जो मान होता है, यानी कि किसकी बात हो रही है? अब डीसी के लिए, है ना। ये डीसी के लिए था, वह किसके लिए था? एसी के लिए था। तो जो डीसी का जो लीकेज करंट का जो मान होता है वह लीकेज करंट का 1/1000वां भाग होता है। कौन सा होता है? 1/1000वां भाग होता है फुल करंट का। आप कह सकते हो कि फुल करंट का, है ना। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फुल करंट यानी पूर्ण लोड का, यानी कि पूरे करंट का मान का 1/1000वां भाग होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है एसी की बात करता है तो क्या हो जाएगा? एसी की अगर बात करता है एग्जामिनर आपसे, तो आप उसको बता देंगे कि भाई 1/5000 वहां होता है ना।
लेकिन ये फुल करंट का, ये भी क्या होगा, फुल करंट का, ये भी है भाई साहब फुल करंट का ही होंगे, ठीक है, और ये भी आपका फुल करंट का होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन बातों को ध्यान दीजिएगा, है ना, इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो IE रूल 49 लीकेज करंट AC के लिए 1/5000वां और आपका DC के लिए लीकेज करंट का मान 1/1000वां यानी फुल करंट के लिए होता है, ठीक है। तो फिर कुछ बातों को और मैं आपको नोट करा देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक मिनट रुक रहिएगा, देखते हैं कुछ पॉइंट आपको और नोट करवा देता हूं। हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें और नोट कर लीजिए कि अर्थिंग का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है ना। तो लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि IE रूल के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार अर्थिंग का जो रंग होता है वह किस रंग का होता है, तो जो अर्थिंग का रंग होता है, अर्थिंग का जो रंग होता है वो क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। अर्थिंग का रंग क्या होता है, हरा होता है। अगर आपसे पूछे भू संरक्षक तार यानी प्रोटेक्टिव तार, तो भू संरक्षक तार, भू संरक्षक तार जिसे बोलते हैं PE, प्रोटेक्टिव अर्थ। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिव अर्थ। तो इसमें क्या होता है, हरा प्लस पीला होता है, हरा और प्लस पीला होता है। बाकी आप तो जानते हैं, इसके अलावा जो न्यूट्रल का रंग होता है ना, इसको भी नोट कर लीजिए जहां पर आप नोट करें, ठीक है। न्यूट्रल का जो रंग होता है, न्यूट्रल का जो रंग होता है वो क्या होता है, काला रंग होता है। क्या होता है, काला रंग होता है। क्या होता है, काला रंग का होता है, यानी ब्लैक रंग होता है। क्या होता है, ब्लैक रंग होता है। क्या होता है, ब्लैक रंग होता है। इसके अलावा आपको बता दो साथियों कि अगर 3 फेज कोर वायर अगर आप यूज कर रहे हैं, कौन सा, 3 फेज कोर वायर, 3 फेज कोर वायर यूज कर रहे हैं, यानी 3 फेज कोर वायर का यूज कर रहे हैं, तब उसमें आपका जो न्यूट्रल का रंग होगा वह आपका क्या होगा, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू होगा। अगर आप 4 कोर का वायर यूज कर रहे हैं, है ना, 3 कोर है ना, 1 मिनट 3 फेज लिख दिया हूं, 3 कोर, ठीक है। 4 कोर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें 4 कोर वायर जो यूज होता है, इसमें न्यूट्रल का जो रंग होता है, न्यूट्रल साहब का जो रंग होता है वह क्या होता है, ब्लैक होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन है, बड़े कंफ्यूजन करते हैं, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और लिख लीजिए कि DC में जो पावर फैक्टर का मान होता है, DC में पावर फैक्टर का जो मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है। और किस में होता है, इसके अलावा पावर फैक्टर का मान किस में 1 होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, है ना, प्रतिरोध का जो मान होता है, रेजिस्टेंस का जो मान होता है, उसमें भी क्या होता है, यूनिट होता है, यानी 1 होता है। तो DC में पावर फैक्टर का मान 1, साथ ही साथ में प्रतिरोध का भी मान 1, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने बता दी आज की क्लास में, तो ये चीज छोटे छोटे चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं आपको। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे इसमें कि DC की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, DC की फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है साथियों, यानी कि अरे यार क्या हैंग कर रहा है, अरे यार रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ।
हाँ, तो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वह होता है आपका 0। कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है ना। और एसी में क्या होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कई चीजें हैं, कई बिंदु हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतने तक ही पढ़ते हैं। और बाकी हाँ, देखिए कुछ पॉइंट और आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्री बुकिंग कैसे करते हैं, यानी कि आप को प्री बुकिंग करना होगा तो कैसे करेंगे आप। तो प्री बुकिंग में आपको स्टेप फर्स्ट में जाना होगा, जहां पर आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे, है ना। साथ ही साथ में आपको इस एग्जामपुर ऐप खुलने के बाद, ओपन होने के बाद, वहां पर आप अपनी मोबाइल नंबर और लॉगिन डालिएगा। फिर साथ ही साथ में साथियों, आप जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सारा डाटा आपसे खुल जाएगा। फिर जो भी आपको सब्जेक्ट जो भी लेना है आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये है प्री बुकिंग करने का नियम। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको आवश्यकता हो, हेल्पलाइन नंबर तो स्क्रीन यानी व्हाट्सएप नंबर पे हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 91 है ना 918448116245 यानी इसका व्हाट्सएप नंबर है। तो ये प्री बुकिंग है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।